नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर आप सभी की जो क्लासेस हैं डेली बेसिस पर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर मेरी क्लासेस जो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मेरी जो क्लासेस है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी चलती है, तो आप लोग वहाँ पर मेरी क्लासेज जो ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मुझे आप लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। और अगर आप लोग वहाँ पे मेरी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप लोग ये जो कोड दिया गया डियर गुरुजी, इस कोड का यूज करके बिल्कुल फ्री में मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी प्लस पर, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं और अगर आप लोग मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो प्लस पर भी आप लोग जुड़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। यहाँ पर फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग बता दीजिए आप सभी को आवाज़ जो मेरी अच्छे से क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि पत्थरों में तरासी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने 2001 ईस्वी में नष्ट कर दिया था, वह अफगानिस्तान में कहाँ पर अवस्थित है। चलिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पत्थरों में तरासी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे किसने नष्ट किया था, तालिबान ने कब नष्ट किया था, 2001 में नष्ट किया था, ये बताते हुए चलिएगा। तो ये बेसिकली आपका कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ये आपका जो है बामियान में। ठीक है, ये आपका जो है अफगानिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है बामियान, वहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इस बुद्ध प्रतिमा का निर्माण जो किसने करवाया था, इसका निर्माण बेसिकली ह्वेनसांग ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, ह्वेनसांग ने कराया था 200 BC में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण, ये जो आपके विजयनगर का राज्यकाल से संबंधित है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पेपर में बनता है। इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने किया था और इसकी स्थापना बेसिकली 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1336 में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर 4 बाहरी आक्रमणों को दिया गया है। अब आपको बताना है इनको काल क्रम के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित करते हुए चलना है। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नादिर शाह के बारे में और चंगेज खां के बारे में, तो यहाँ पर चंगेज खां ने 1220-1221 के आसपास हमला किया था। उसके बाद तैमूर ने हमला किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 में हमला किया था। नादिर शाह अली की बात करते हैं तो इन्होंने 1739 ईस्वी में हमला किया था। और अहमद शाह अब्दाली, आपसे को होता है पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के साथ 1761 में किया था। तो यहाँ पर ये 3 युद्ध हुए थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला कोड यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डेली 3 टाइम पर भी क्लासेज चल रही हैं। 10 बजे क्लास चलती है सुबह, इसके अलावा दोपहर में 1:30 बजे क्लास चलती है आपकी, जो आपकी रीजनिंग की क्लास हो गई और मैथ की क्लास हो गई, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा इवनिंग में जो क्लास चलती है, रात में जो क्लास चलती है आपकी 8 बजे चलती है। अभी एक क्लास चल रही है, अभी 1-2 क्लासेस और यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। सामान्य विज्ञान हो गया, ये सब भी आपको देखने को मिल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाए दोस्तों, तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ये भी कई बार आपके पेपर में आता है, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका जो सही उत्तर है। और इब्न बतूता जो है कहाँ का था, ये जो है भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का जो काजी नियुक्त किया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है किसने स्टार्ट किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। वही वाला विभाजन जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है नरम दल में और गरम दल में बढ़ गया था। और ये बेसिकली कौन से अधिवेशन में हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। तो ये आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके अलावा क्या बोलते हैं,
ये जो कांग्रेस पार्टी जो है फिर से जो है एकजुट कब हुए थे, कई बार आपके पेपर में ये भी आता है। तो ये एकजुट जो आपके 1916 में हुए थे, जो कि आपका लखनऊ का अधिवेशन था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो कब अलग हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। कब फिर से मिल गए थे? 1916 में आपकी दोबारा मिल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं, उनको जो है मिलान करते हुए चलना है। इन समाचार पत्रों का सही मिलान बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, रुकिए, अभी दिख रहे हैं साहब साहब आप सभी को? ऑप्शंस के साथ दिख रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बॉम्बे कार्निवाल दिया गया है सर। एक मिनट रुक जाइए आप सभी लोग, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए। समाचार पत्र ही तो है ना बेसिकली, इनको मिलान ही करना है आप सभी को। चलिए अब अच्छे से दिखेगा आप सभी को। चलिए बॉम्बे कार्निवाल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बॉम्बे कार्निवाल की अगर हम बात करें तो ये फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया था। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो श्रीमती एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। लीडर की अगर हम बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट किया था। सर्च लाइट की अगर हम बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अगर देखा है तो पहले का तीसरे से मिला है, तो सी वाला ऑप्शन 3 1 2 4 जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता बताइए कौन थे? तो साथ ही याद रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया ये जो है बेसिकली कह सकते हैं कांग्रेस के जो है आपके आधिकारिक जो है आपके रचयिता, इतिहास के रचयिता थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है किसका भाई? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती का, या किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक योजना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को जो समावेश है भारत के संविधान में, कौन से संविधान में, मतलब प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में है, या चौथी अनुसूची में है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 की बात हो रही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो या कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हुए इसी में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है अनुच्छेद नंबर 31 यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत 300 के का के तहत जो इसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक की इस संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान से जोड़ा गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिंगानुपात जो है कितना है भाई? लिंगानुपात जो है आप सभी का कितना है ये बताते हुए चलना है। तो याद रखिएगा 9:4:3, ठीक है, पूरे भारत का पूछा गया 9:4:3 जो इसका लिंगानुपात है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का है, पास्कल बताइए किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की? आर्द्रता जो पास्कल की अगर हम बात करते हैं तो पास्कल जो दिया गया है ये बेसिकली आपका दाब की इकाई होती है, दाब को मापने की इकाई होती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है बी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस तापमान दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। किलोवाट प्रति घंटा की अगर हम बात करते हैं, विद्युत सही संबंधित है। RH गुणांक रक्त का है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं भाई, रिक्टर पैमाना की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इससे, ठीक है,
तो ये जो कि बेसिकली आपका सिस्मोग्राफ से जो है मापी जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है गलत दिया गया है। इसी तरह हाइग्रोमीटर एक पेपर में आता है, वो हाइग्रोमीटर से जो आपका आर्द्रता मापी जाती है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहनों से निकलने वाली जो निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। इस तरह के पेपर में देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं भी। जो आपका पेपर अभी हाल ही में हुआ, वहाँ पर देखिए आपके पेपर में आया हुआ था, गोबर गैस के प्रमुख घटक पूछे गए थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए मोटर वाहन से निकलने वाली जो है आपकी एक मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पूछा गया शोरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है। सोरा की अगर हम बात करते हैं, शोरा, सोरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सोरा का उपयोग जो है बेसिकली किया था पावर एल्कोहल के लिए। ठीक है, सोरा का उपयोग जो है पावर एल्कोहल में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला बताइए कौन सा है। उड़ाका या उड़ने वाले पक्षियों में पूछा गया है सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है। सारस, बगुला, शुतुरमुर्ग या मोर। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे रहे होंगे शुतुरमुर्ग, बट यहाँ पर सबसे ऊंचे कद वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर सारस जो है सबसे ऊंचे कद वाला होता है। ठीक है, सारस होता है, पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग समझते हैं ना, उड़ता थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका रसिया में स्थापित किया गया था। ठीक है, रसिया में सबसे पहला किया गया था। सेकंड वाला जो आपका यूएसए में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइंड के लेखक बताइए कौन है। इग्नाइटेड माइंड, ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर हो गया, इग्नाइटेड माइंड हो गया, ये इन्होंने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्नलिखित में से किस एक के योगदान के लिए जो है अभिज्ञान में दिया गया है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, कब मिला था, ये भी कई बार आपके पेपर में आता भाई, 1998 ईस्वी में मिला था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, फिर से सूची 1 सूची 2 मिलाना है आपको, आप लोग के लिए थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको जिससे आपको दिखे अच्छे से। वेट, क्रॉप कर देंगे तो कुछ पुस्तक है कुछ लेखक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर गलत मत करिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। हाफ अ लाइफ, हाफ अ लाइफ के अगर देखिए, अगर हाफ गर्लफ्रेंड होता तब तो चेतन भगत होता थे, लेकिन हाफ अ लाइफ यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ अ लाइफ पुस्तक जो है वी.एस. नायपॉल ने लिखा है। ठीक है, तो इसका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। वर्शिपिंग फॉल्स गार्ड, ठीक है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली अरुण शौरी जी का है, तो पहले का तीसरे से। ठीक है, पहले का तीसरे से, बी वाला हमने मिलाया है पहले से। सी की अगर हम बात करते हैं, अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर, अभी मैंने आपको बताया एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, तो चौथे से। डी की अगर हम बात करते हैं, जीत आपकी, जीत आपकी अगर हम बात करते हैं तो ये किताब जो है शायद काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, शिव खेड़ा जी की बुक है। 2, ठीक है, 3 1 4 2 किस में आ रहा था जी, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में आ रहा है। 3 1 4 2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य बताइए आरंभ हुआ कहाँ पे, आरंभ हुआ, 27 नंबर क्वेश्चन है, और जवाब जो देते हुए चलेगा। कुचिपुड़ी नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका किस राज्य का है आपको ये बताना है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 2 मई, 5 जून, 21 जून, 28 में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
जवाब देखिए 28 का आना शुरू हो गया है। तो 21 मार्च को, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस जो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। 5 जून को आप सभी को पता है क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। इसके अलावा 21 जून को जो है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम। सर्वाधिक नगरीकृत की अगर हम बात करते हैं तो वैसे देखा जाए तो आपका तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो तमिलनाडु ऑप्शन में है भाई, यहाँ पर तमिलनाडु यहाँ पर उल्टा दे दिया है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ पीछे दे दिया है, यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसके पहले तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु में 43.8% जो नगरीकृत है, महाराष्ट्र 42 पॉइंट है, उसके बाद गुजरात है, फिर आपका यहाँ पर कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग बताइए कौन सा है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग जो आपका कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा सूती कपड़ा उद्योग जो है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन जो आपका स्थापित हुआ था, विश्व व्यापार संगठन स्थापित किया या हुआ था, कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31 है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 1995 ईस्वी में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो आपका 1995 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सबसे पहले अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य जो है आपका सबसे पहले अपनाया गया किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो याद रखिए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। स्व संपोषित विकास की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए कई बार आपके पेपर में आता है, उसके लिए जो है मुद्रास्फीति का भारी दबाव था जब 5वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी, ठीक है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्तर में सुधार करना, ये कई बार आपके पेपर में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध बताइए किस नदी पर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी लोग बताते हुए चलेगा। नागार्जुन सागर बांध जो आपका किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों याद रखेंगे 33 का हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर बना हुआ, तो जितने लोग यहाँ पर कृष्णा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मासानोवा फुकुका, ठीक है, मासानोवा फुकुका दिया गया है, तो ये आपका प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कौन सा वृक्ष जो है आपका समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 35 में आपका हो जाएगा देवदार का वृक्ष, ठीक है। ये आपका जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है। किस एक का जल जो है सबसे अधिक खारा है, कई बार आपको जो है बताया जा चुका है, 38 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मृत सागर, ठीक है, डेड सी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जल है संपूर्ण रूप से जो है आपका कह सकते हैं तुर्की में अवस्थित है, और ये सर्वाधिक खारे पानी वाला जो है कह सकते हैं आपका सागर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह जो है कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा पृथ्वी से निकटतम जो है आपका शुक्र है या मंगल है। तो यहाँ पर याद रखेंगे तो आपका जो पृथ्वी की जो बहन है जिसको बोलते हैं शुक्र को, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा सबसे निकटतम ग्रह जो आपका शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सदाबहार वन वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पर। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सदाबहार वर्षावन जो बेसिकली आपके कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला भी क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल स्किप मत करिएगा।
यहाँ पर आपको बताना है कि जो विकल्प दिए गए आपको यहाँ पर विषम जोड़ी ज्ञात करते हुए चलना है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है। विषम जोड़ी आप सभी को यहाँ पर ज्ञात करते हुए चलना है। यहाँ पर विषम जोड़ी आपकी तो कौन सी हो जाएगी, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 1 8 दिया गया है, ध्यान देखिए यहाँ पर 1 और 8 दिया गया, 3 22 दिया गया, 7 50 दिया गया है। तो इसमें विषम जोड़ी देखते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं 1 और 8 जोड़ी के बारे में, तो 1 गुणे 7 प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। दूसरे वाली जोड़ी की बात करते हैं, 3 गुणे 7 प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 21 22 हो जाएगा। अगले की बात करते हैं 7 गुणे 7 और प्लस 1 कर देंगे, देखिए 7 7 49 50 आ जाएगा, जो कि 1 और 8 का जोड़ा, 3 और 22 का जोड़ा, 7 और 50 जोड़ा है। लेकिन 9 और 65 की अगर हम बात करते हैं तो 9 गुणे 7 कितना होता है, 63 होता है। 63 प्लस 1 करेंगे तो 64 आना चाहिए, बट यहाँ पर 65 दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है ये आपका जो है गलत हो जाएगा और सही उत्तर आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है, तब दाएं मुड़कर के y मीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु आपका उसका ये था, इधर पहले चला x दूरी, ये पूर्व से यही तो है, उसके बाद यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चलता है, y मीटर दूरी तय करता है। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी सबसे छोटी दूरी देखो यही होगी। और ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो अंडर रूट क्या होता है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। क्लियर है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन, यस और नो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सूर्या के सिर्फ 2 बेटे हैं, मुथु और अजय, यानी कि सूर्या के 2 बेटे, समझिएगा ये सूर्या हो गया, उसके 2 बेटे हो गए, कौन भाई, 2 बेटे आपके हो गए, एक मुथु हो गया, मुथु का जो भाई है आपका अजय हो जाएगा। ठीक है, दिव्या अजय के भाई की बेटी है, अजय का कोई भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई, बेटी है। और सीता जो है मुथु की पत्नी है, मुथु की एक पत्नी हो जाएंगी सीता। ठीक है, सीता मुथु की पत्नी हो गई और अजय के एक भाई की बेटी है, तो यहाँ पर भी हो सकता है मुथु की बेटी जो आपकी अजय हो। अनिल की दिव्या से शादी हुई है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अजय की भतीजी है जो आपकी, अजय की भतीजी कौन हो जाएगी, दिव्या हो जाएगी। अजय की भतीजी कौन हो जाएगी, दिव्या हो जाएगी। अब यहाँ पर अनिल की दिव्या शादी, यानी कि इसका पति आपका अनिल हो जाएगा। इसका पति कौन हो गया, अनिल हो गया। अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है, अनिल का सीता के देवर, सीता का देवर कौन हो जाएगा भाई, ऑब्वियस ही बात है अजय हो जाएगा। सीता के देवर के पिता, यानी कि सीता के देवर के पिता यानी कि सूर्या, सूर्या की पत्नी से क्या रिश्ता है, सूर्या की पत्नी से क्या रिश्ता हो जाएगा, यानी कि सूर्या की पत्नी, भाई समझो। अब ऐसे अगर देखा है तो अनिल के क्या हो जाएंगे, आपके दादाजी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं, देखा जाए तो ससुर के पिताजी, ससुर के पिताजी क्या हो जाएंगे, मतलब प्रपौत्र हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं प्रपौत्र दामाद, वो लोग, क्योंकि भाई रिलेशन देख सकते हैं ना कि 2 जनरेशन आगे चला गया है, तो प्रपौत्र दामाद जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो थोड़ा बहुत और अभी दिमाग में जो आपके घुस जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है, स्टोव, फ्रीजर, बर्फ का टुकड़ा। देखो भाई, स्टोव है, फ्रीजर है, बर्फ का टुकड़ा है। तो अगर देखा जाए तो फ्रीजर के अंदर जो है आपका बर्फ का टुकड़ा हो सकता है, स्टोव आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, यही तो होगा ना भाई। फ्रीजर के अंदर आपका बर्फ का टुकड़ा, मतलब ये आपका फ्रीजर हो गया बड़ा, ये अंदर बर्फ का टुकड़ा, ये आपका स्टोव हो गया। ऐसा ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं। समूह बी में 35% राजनेता और 40% पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं और 25% वकील सम्मिलित है। ए और बी को 1:4 में अगर मिला दिया जाता है तो नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकीलों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक मैथ का यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन छूट गए, बट कोई बात नहीं, वो तो मैं करवाता ही रहता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है। अब मान लेते हैं भाई समूह में 40% राजनेता और 60% आपके पुलिस सम्मिलित हैं।
यानी कि अगर समूह ए में कुल व्यक्ति अगर आपके जो है कितने हैं आपके 100 हैं, मान लेते 100 व्यक्ति मान के लगाते हो, समूह बी में भी मान लेते हैं कितने व्यक्ति आपके 100 हैं। तो ए में जो राजनेता है, अगर ए की अगर हम बात करते हैं, ए वाले ग्रुप में राजनेता कितने हो जाएंगे भाई, राजनेता क्योंकि भाई 60 और 40 दिया गया है तो 100 का 40% 40 होता है। और पुलिस कितने हो जाएंगे आपके, ध्यान देखिएगा, पुलिस आपके कितने हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। इसी तरह समूह बी की अगर हम बात करते हैं, समूह बी की बात करते हैं तो राजनेता कितने हो जाएंगे, राजनेता हो जाएंगे आपके यहाँ पर भाई कितना परसेंट दिया गया, 40% और 25% दिया गया ना। समूह बी में राजनेता, समूह बी में देखिए राजनेता है, पुलिस है और वकील भी है। राजनेता है, पुलिस है और वकील भी सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है आपका, वकील भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने परसेंट, कितने कितने भाई आपका सीधे 35 40 25, तो ऑब्वियस ही बात है 35 और 25 कितना हो जाएगा 60 40, तो मतलब पूरा दिया गया है। राजनेता आपके 35 हो जाएंगे, पुलिस आपके कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और पुलिस नहीं भाई यहाँ पर पुलिस आपके 25, मैंने उल्टा कर दिया है, इसको 1 मिनट सही कर देते हैं। यहाँ पर जो दिया गया बेसिकली 35% यानी कि 35 ये हो जाएगा, 40 पुलिस हो जाएंगे और 25 आपका जो है आपका ये हो जाएगा। ये तो हमें पता गया दिया गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि राजनेता और अगर समूह ए और बी को 1:4 के अनुपात में मिला दिया जाए तो राजनेता और वकीलों का अनुपात क्या हो जाएगा। राजनेता और वकील का अनुपात अगर हम निकालते हैं, देखो राजनेता अनुपात वकील कैसे निकालना, बहुत सिंपल सा तरीका है। राजनेता पहले वाले समूह में कितने भाई, ए वाले में 40 है तो 40 कर देंगे, ठीक है, और प्लस करना है भाई। दूसरे वाले समूह में कितना भाई आपके 35 है, 35 दिया गया ना, तो 35 गुणे कितना कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे। 4 क्यों किया भाई यहाँ पर, क्योंकि 1:4 में हमको यहाँ पर इनको मिलाना है, समझिए गए। तो 35 गुणे कितना कर दिया हमने यहाँ पर 4 कर दिया। ये सब बेसिक से आपको जो पढ़ाया जा रहा है। अनुपात कितना हो जाएगा भाई, हमें किसका इसका अनुपात चाहिए, राजनेता और वकील। वकील देखो ऊपर वाले में तो है नहीं, ए वाले में है नहीं, बी वाले में 4 है, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी होता तो उसको प्लस कर देते हम लोग सीधे, मतलब क्या बोलते हैं, इस वाले में अगर कुछ होता उसका प्लस करके इसमें कर देते। तो कितना था 35 गुणे 4 कितना होता है 140, 140 कितना हो जाएगा 180। अनुपात कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 25 चौका 100 आ जाएगा, 0 0 कट गया। 18:10, 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 9 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने 9:5 थोड़ा सा दिमाग लगाया सोचा है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया निकलेगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपका 40 25 और ये नॉर्मल ना दिया गया तो ये क्वेश्चन लंबा हो सकता था, बट यहाँ पर सब साइड नॉर्मल दे दिए थे, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आसान हो गया। अब भाई ए और बी को 1:4 के अनुपात मिलाना था, इसलिए हमने 4 से, क्योंकि 1 से गुणा करने कोई मतलब था नहीं, 1 से गुणा करते, मान लो 1 से गुणा करते हम कोई मतलब निकलता नहीं, इसलिए हमने 4 वाले, क्योंकि 1 से किसी चीज़ में गुणा करो तो आपका वही आ जाता है, इसलिए हमने 1 से गुणा नहीं किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जून 2001 को की किन तिथियों को शुक्रवार आते हैं। जून 2001 की किन तिथि को जो है शुक्रवार आता है। जून 2001 की बात हो रही है। अब देखो अब अगर 1 जून 2001, मैंने आपको कैलेंडर का वीडियो पढ़ा रखा है ना, 1 जून 2001 को निकाल लेते हैं, कौन सा दिन पड़ेगा। फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है भाई। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैंने आपको जो तरीका बताया था 0 336 146 250 35 वाला, तो 1 जून 2001 को पहले दिन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले 1 ऐड करेंगे, फिर जून का कोड कैसे निकले, देखो 0 336 146 250 35, ये आपके कोड होते हैं महीनों के। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का कोड देखिए कितना आपका 4 है, 4 आ गया। उसके बाद 2000 का कोड मैंने बताया था, सन 2000 का जो भी 2001 हो 2002 2003 हो तो उसका कोड कितना होता है 6 होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, कोई लीप ईयर है नहीं तो 0 ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 4 1 5 6 5 11 11 1 12 यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा दिन आ गया। और 12 की अगर हम बात करते हैं भाई, 12 की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको 7 से भाग दे, शेषफल कितना आएगा 7 से अगर भाग देंगे 7 1 7, यानी कि शेषफल आपका 5 आ गया। यानी कि 5 का मतलब क्या होता था, 5 का मतलब मैंने आपको बताया था शुक्रवार। 5 का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, शुक्रवार बताया था। तो 1 जनवरी 2001 को क्या आपका 1 जून 2001 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। आप लोग कैलेंडर निकाल करके चेक भी कर सकते हो
कि 1 जून 2001 को आपका शुक्रवार आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये मैंने इतने आसानी से कैसे कर दिया, कैसे फटाफट निकल गया, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैलेंडर बाय डियर गुरुजी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1.6 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज़ हैं, तो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई अब क्लियर हो गया कि 1 जून 2001 को आपका क्या है, शुक्रवार है। तो पूछा गया कि किन किन तारीख को शुक्रवार आता है, तो पहली तारीख को आएगा, फिर 8वीं को आएगा, 8 7 15 7 22 22 7 29। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इन तारीख को आपका जो है शुक्रवार आने वाला है। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका औसत का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मैचों में धोनी का औसत जो है 31 रन है। अपने औसत में 2 रन की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? तो भाई 31 मैचों में उसने जो है टोटल 31 गुणे 31 कर दो, 31 का वर्ग कितना होता है भाई 961। तो 31 मैचों में उसने जो है 961 रन बनाए। अब 961 में मान लेते हैं वो अगले मैच में 1 रन बनाता है, डिवाइड बाई कितना कर देंगे? अब भाई टोटल 32 मैच हो गए, पहले 31 मैच था, अब 961 तो 31 का हो गया, उसमें एक अगला मैच का रन जुड़ गया, बट्टे 32 कर दिया। तो अब औसत कितना आ रहा है भाई? 2 रन की वृद्धि करनी है। तो पहले औसत 31 था, अब वृद्धि कर देंगे आपका 32 दो 31 दो कहना 33 हो जाएगा। सही किया वैसे मैंने, 31 था, 31 से कितना हो गया आपका यहाँ पर 33 हो गया। तो 32 गुणे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 961 प्लस यक्स बराबर ये उधर जाएगा, तो 33 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो 33 गुणे 32 को गुणा करेंगे तो आपका आता है 1056। ठीक है। अब इस 961 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 1056 माइनस 961। इसको घटा लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा 95 रन आएगा। यानी कि अगले मैच में अगर उसको 2 रन का औसत बढ़ाना है तो उसको 95 रन 95 रन जो है आपको बनाने ही बनाने होंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आ गया सभी को? चलिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोग बता दीजिए क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। दिया गया आपसे यहाँ पर 1/4, 1/5 और 5/6 का एलसीएम निकालना है। जब भी देखिए आपका भिन्नों का, देखिए अगर भिन्नों का आपका एलसीएम एचसीएफ निकालने के है तो फॉर्मूला क्या लगाएगा भाई? यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सिंपल सा याद रखिए एक फॉर्मूला, अंशों का लासा, अंशों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड बाई हरों का एचसीएफ निकाल देंगे, हरों का HCF। तो एलसीएम निकालना तो भाई ऊपर वाले का आसान है, 1 1 5 है, तो जब सिर्फ 5 ही है तो यहाँ पर एलसीएम 5 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है? जो 4 5 6 में कॉमन हो भाई, 4 5 6 में कुछ भी कॉमन है, गुणनखंड कर लो भाई। 4 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणे 2 होता है। 5 का गुणनखंड सिर्फ 5 होता है। और 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3। तो क्या ऐसी कोई संख्या जो तीनों में कॉमन हो? तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 1 ले लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर? 5 आ जाएगा। तो अगर आपके पेपर में भिन्नों का एलसीएम इससे पूछे तो आपको ये तरीका लगाना है, तो 5 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जितने लोगों ने यहाँ पर 5 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर यहीं पर आपका मान लीजिए मासा पूछा गया होता तो अंशों का मासा निकालते और बटे हरों का एलसीएम कर देते, तब आपका अलग आंसर कुछ आता। क्लियर है? तब आपका शायद मे बी 30 वाला आंसर जो 30 वाला भी नहीं आता तो कुछ और ही निकलता, 4 5 6 का एलसीएम निकालना पड़ता हमको। यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए कि नहीं? क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की वाली क्लास जो आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उनको लेने का प्रयास कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो है एक और क्लास का लिंक दिया गया अगली क्लास का, तो आप उस पर क्लिक करके आप लोग जो है अगली क्लास में भी जुड़ सकते हैं, अगली क्लास जो है देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।